हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट्स के नेक्स्ट एपिसोड में आपका बहुत ज़्यादा वेलकम है। स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने बहुत सारी चीज़ों को कवर कर लिया था। इस नेक्स्ट एपिसोड में अब भी हम नोट्स को ही देखेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको पीछे की सारी चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी, ठीक है। नहीं समझ में आया होगा तो लेक्चर को 2 बार 3 बार रिपीट करके देखो, ऑटोमेटिक समझ में आ जाएंगी। उसके बाद भी कंफर्म नहीं होता तो कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। अब हम माइक्रोस्पोरेंजिया जो हमने स्ट्रक्चर में देखा था ना, जिनमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, यही स्ट्रक्चर था ना कि 4 माइक्रोस्पोरेंजिया थे, 2 इधर 2 इधर। अब ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, इसके स्ट्रक्चर को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो 4 थे, लेकिन एक एक के स्ट्रक्चर को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। चलो एक बार आप इस फिगर को देख लो। देखो, इन्होंने बहुत ही अच्छे से जूम करके दिखाया है। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया, इसके अंदर पोलन ग्रेन को काट के इन्होंने दिखाया है और उसको जूम करके दिखाया है, ठीक है। जूम करके दिखाया, ठीक है। तो इसको फिगर को अच्छे से देख लेना। चलो देखते हैं एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है। In a transverse section, a typical microsporangium appear near circular in outline, ठीक है। अब हम एक ट्रांसफर सेक्शन में देखें तो हमें कुछ सर्कुलर देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो टिपिकल माइक्रोस्पोरेंजियम है, अगर उसे ट्रांसफर सेक्शन में हम देखें तो वो हमें कुछ सर्कुलर टाइप का नजर आएगा। कैसा नजर आएगा? सर्कुलर टाइप का नजर आएगा, गोल टाइप का नजर आएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे वाली लाइन क्या कह रही है। इट इज जनरली सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, फिगर 1.3b, द एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर एंड द टेपेटम, ठीक है। यानी कि ये जो आपका माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड होता है। क्या होता है? 4 लेयर से सराउंडेड होता है। कौन सी लेयर होती है? वो सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस। क्या? सबसे बाहर वाली एपिडर्मिस, अंदर वाली एंडोडर्मिस, और उसके अंदर मिडिल लेयर, उसके अंदर मिडिल लेयर, सबसे अंदर टेपेटम। क्या? सबसे अंदर टेपेटम। अब भी हम ऊपर वाली स्ट्रक्चर में सारी चीजों को समझ के आ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछ ले, क्या पूछ ले? अगर आपसे कोई सीक्वेंस पूछ ले तो ध्यान रखिएगा, एपिडर्मिस, सबसे पहले एपिडर्मिस, फिर एंडोथेलियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेपेटम, ठीक है। अब अगर बाहर से अंदर, ये तो हो गया बाहर से अंदर। अब कोई अंदर से बाहर आपसे सीक्वेंस पूछ ले तो क्या बोलोगे? आप बोलोगे सबसे अंदर होगा आपका टेपेटम, फिर मिडिल लेयर, फिर एंडोथेलियम और फिर एपिडर्मिस, ठीक है। क्लियर हो गया ना? चलो देखते हैं आगे लाइन क्या लिखा हुआ है। द आउटर 3 वॉल लेयर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ प्रोटेक्शन एंड हेल्प इन डिसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन, ठीक है। बाहर की 3 वॉल लेयर, मेरे साथ बोलिए, बाहर की 3 वॉल लेयर एपिडर्मिस। क्या क्या? बाहर की तीनों वॉल लेयर कौन कौन सी है? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर, ठीक है। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। क्या प्रोवाइड करना? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब आप मुझसे पूछोगे ये डिहेसेंस क्या है? डिहेसेंस किस लिए यहां पे आया है? ये प्रोटेक्शन क्यों प्रोवाइड कर रहा है और किसको प्रोवाइड करेगा? माइक्रोस्पोरेंजियम को क्यों प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा? क्योंकि देखो, टेपेटम फूड प्रोवाइड करता है। क्या करता है? टेपेटम क्या करता है? टेपेटम फूड प्रोवाइड करता है किसको? डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के लिए टेपेटम फूड प्रोवाइड करता है, करेगा डेवलपिंग माइक्रोस्पोर के लिए। अब माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर जो माइक्रोस्पोर बनेगा वह पोलन ग्रेन में बनेगा। कहां बनेगा? वो पोलन ग्रेन में बनेगा। क्या करेगा? आगे मॉडिफाई होके क्या बन जाएगा? पोलन ग्रेन के अंदर बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाएगा। और वही क्या? और वही ही तो जीवन है, वही तो जीवन की शुरुआत है। पोलन ग्रेन बन चुका है। अब जब पोलन ग्रेन जाके इस स्टिग्मा तक पहुंचेगा तभी तो रिप्रोडक्शन होगी। तो इसीलिए उस पोलन ग्रेन को क्या करना होता है? प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। इसलिए ये जो 3 लेयर होती हैं, एपिडर्मिस, एंडोथेलियम और मिडिल लेयर, यह क्या करती हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं।
हैं माइक्रोस्पोरेंजियम को। क्या करती हैं? ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है माइक्रोस्पोरेंजियम को, ठीक है। और टेपेटम क्या करती है बताओ? टेपेटम क्या करती है? टेपेटम नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है डेवलपिंग माइक्रोस्पोर को, जो क्या है? पोलन ग्रेन, उसी को, ठीक है। समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं। सेल ऑफ द टेपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म जनरली है मोर देन वन न्यूक्लियस, ठीक है। जब माइक्रोस्पोर बन चुका है, ध्यान समझिएगा, जब माइक्रोस्पोर बन चुका है, अब भी पोलन ग्रेन नहीं बने, जब माइक्रोस्पोर बन चुका है अब वो डेवलप होगा। जाहिर सी बात है, जब माइक्रोस्पोर बन चुका है तो वो डेवलप होगा, और वो डेवलप होके क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। जब माइक्रोस्पोर डेवलप होके क्या बनाएगा? पोलन ग्रेन। यानी कि जो माइक्रोस्पोर है वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। क्या हो चुका है? जो माइक्रोस्पोर है वो पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो चुका है। सो पार्शियली सो पोलन ग्रेन इज द पार्शियली डेवलप। आप कंफ्यूज मत होना माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर में, ठीक है। अब माइक्रोस्पोर पहला स्ट्रक्चर होता है, और फिर वो माइक्रोस्पोर क्या होता है? वो आगे आगे डेवलप हो जाता है, यानी कि थोड़ा कन्वर्ट होता है किसके अंदर? मॉडिफाई होता है और बनाता है पोलन ग्रेन को। सो पोलन ग्रेन इज द पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट, ठीक है। क्या मैं बोल दिया? सो पोलन ग्रेन इज द पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट। अब पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट क्यों बोलते हैं? इसलिए बिकॉज अब भी यह सिर्फ पोलन ग्रेन है। क्या है? अब भी यह सिर्फ पोलन ग्रेन है। जब ये स्टिग्मा पर जाएगा तो इसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। कहां पे? स्टिग्मा पे जब ये जाएगा तो इसको ये नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा। स्टिग्मा कौन प्रोवाइड करेगा? स्टिग्मा। और फिर क्या मिलेगा इसे? जैसे ही नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा स्टिग्मा पोलन ग्रेन को, तो इसके अंदर पोलन ट्यूब बनने शुरू होंगे। क्या होंगे? पोलन ट्यूब बनने शुरू होंगे। तो जब पोलन ट्यूब वगैरह बन जाएंगे तब इसे फुल्ली मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, ठीक है। अब पोलन ट्यूब जब तक नहीं बना है तब तक आप इसको फुल्ली मेल गैमेटोफाइट नहीं बोलोगे। जब पोलन ट्यूब वगैरह बन जाएंगे तब इसे हम फुल्ली मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, ठीक है। लेकिन अभी इसे पार्शियली डेवलप मेल गैमेटोफाइट कहेंगे, ठीक है। और माइक्रोस्पोर क्या है बताइए? माइक्रोस्पोर इज द रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस। किसका? माइक्रोस्पोर इज द रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस, क्योंकि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस हुई थी तब हमारा माइक्रोस्पोर बना था, ठीक है। तो माइक्रोस्पोर इज द रिजल्टेंट ऑफ मियोसिस, ठीक। अब एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां पे इन्होंने दिया है एनसीईआरटी वालों ने, चलो इसको भी कवर कर लेते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपेटम सेल कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट, ठीक है। देखो जो टेपेटम सेल है वो बाइन्यूक्लिएट क्यों बनते हैं? क्या आप में से कोई बता सकता है? देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो सो गाइस जनरली क्या होता है, देखिए यहां पर सिर्फ बाइन्यूक्लिएट कंडीशन का ही जिक्र किया गया है, ठीक है। तो जो टेपेटम सेल होते हैं और बाइन्यूक्लिएट भी हो सकते हैं। टेपेटम सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो इंडोमाइटोसिस को शो करता है। किसको? इंडोमाइटोसिस को शो करता है। इसलिए एक टेपेटम सेल को आप एक टेपेटम सेल में से एक से ज्यादा न्यूक्लियस आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए बाइन्यूक्लिएट होगा। क्लियर? अब देखिए, अब आप ये जो कहानी है ना इसको बहुत ही अच्छे समझने की कोशिश कीजिए कि जब पूरा पोलन ग्रेन बन चुका होगा, क्या होगा? जब पूरा पोलन ग्रेन बन चुका होगा तब उसको बाहर निकालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि पोलन ग्रेन तो जाएगा ना पोलिनेशन करके, पोलिनेशन करके पोलन ग्रेन को स्टिग्मा तक पहुंचना होगा। ये तो सिंपल सी बात है, इसके पहले बहुत बार हमने पोलिनेशन को बताया है, ठीक है। तो देखो अभी तो वह किसके अंदर है? पोलन सेक के अंदर है। पोलन ग्रेन तो पोलन सेक के अंदर है, तो वहां से बाहर कैसे निकलेगा? तो उसको बाहर निकालना पड़ेगा जब वो फुल्ली डेवलप हो चुका है, ठीक है। सो बाहर की जो वाल लेयर है, क्या बाहर की जो वाल लेयर है वो क्या होंगी? जो एपिडर्मिस लेयर है वो रप्चर करना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। वो रप्चर करने के काम में लग जाएंगी, ठीक है। सो जो वाल लेयर है वो क्या हो जाएंगी? वो रप्चर हो जाएंगी। जो वाल लेयर है वो डीजेनरेट कर जाती है, समझ रहे हैं ना? डीजेनरेट कर जाती हैं। अब देखिए, और एंडोथीसियम एक
पॉइंट से खुलेगा, समझ रहे हो ना। आपकी सबसे बाहर वाली लेयर क्या है, एपिडर्मिस लेयर, यह रप्चर कर जाएंगे तो अगली लेयर कौन सी है, एंडोथीसियम, ठीक है। अब ये एंडोथीसियम है, ये एक पॉइंट से ओपन होगा, क्या होगा, ये एक पॉइंट से ओपन होगा, उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे स्टोमियम। क्या कहोगे, जिस पॉइंट से ओपन होगा उस पॉइंट को हम लोग कहेंगे स्टोमियम, ठीक है। अब स्टोमियम मतलब क्या होता है, पोर, क्या होता है, स्टोमियम मतलब पोर, ठीक है। इसको लिख लो, देखो मैं लिख दे रहा हूं स्टोमियम, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, समझ गए ना। तो ये क्या होगा, जिस पॉइंट से जो ओपन होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्टोमियम, ठीक है। तो एंडोथीसियम में क्या देखने को मिलता है, एंडोथीसियम एक पॉइंट से ओपन होता है, ठीक। और एपिडर्मिस क्या होता है, वो डिजनरेट करना शुरू हो जाती है, ठीक है, रप्चर करना शुरू हो जाती है, समझ गए ना। चलो अब आगे देखते हैं। When the anther is young, a group of a completely arranged homogeneous cell called the sporogenesis tissue occupied the center of each microsporangium, ठीक है। जब एंथर यंग होता है, एक जैसे दिखने वाले होमोजीनियस सेल का जो ग्रुप है, ध्यान समझिएगा, जब एंथर यंग होता है, एक जैसे दिखने वाले होमोजीनियस सेल का जो ग्रुप होता है, जिसे हम स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहते हैं, ठीक है। होमोजेनियस सेल का जो ग्रुप होता है, जो एक जैसे दिखते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम स्पोरोजेनेसिस टिश्यू कहते हैं। इसको एक और नाम से बोलते हैं, इसको एक और नाम से जानते हैं हम, क्या है वो, माइक्रोस्पोर मदर सेल। मत भूलिएगा, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू को एक और नाम से कैसे जानोगे, क्या नाम है उसका, माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है। इट ऑक्युपाइड द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, ठीक है। चलिए अब आप एक इस डायग्राम को देख लीजिए, देखिए सबसे बाहर वाली क्या है, एपिडर्मिस, ठीक है। उसके बाद क्या दिखाई दे रहा है, एंडोथीसियम, क्या दिखाई दे रहा है, एंडोथीसियम। इसके बाद देखिए ये क्या है, ये रहा आपका मिडिल लेयर, ये जो है ना, ये हो गया आपका मिडिल लेयर। देखो यहाँ पे है मिडिल, यहाँ पे क्लियर और भी और अच्छे से जूम करके दिखाया गया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको दिखाया गया, ये क्या है, ये देखो ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है, जो रेडेड है ना, क्या है, माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है। और ये क्या है, इट इज अ स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ठीक। ये क्या है, ये है स्पोरोजेनेसिस टिश्यू, ध्यान रखिएगा, भूलिएगा नहीं। जो फिगर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। एक एक जो नाम है ना, बीच में गैप करके और नेट के एग्जाम में बस नाम वो करने के लिए दे देता है। यानी कि अगर आपको डायग्राम अच्छे से क्लियर नहीं है ना, तो बीच से डायग्राम का इमेज जब क्लियर रहेगा तभी तो बता पाओगे, ये एपिडर्मिस है, ये मिडिल लेयर है, ये एंडोथीसियम, मतलब जो सारी चीजें हैं। तो उसमें से क्या करता है, एक एक जो डायग्राम का जो नेम है ना, उसको गैप करके बोलता है, बताओ यहाँ पे क्या रहेगा। इस टाइप से भी क्वेश्चन बनता है, तो फिगर को भी आप कई बार प्रैक्टिस कर लेना, अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। चलो अब आते हैं किस पे हम आएंगे, अब हम आएंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस पे। चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, एज द एंथर डेवलप द सेल ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम टिश्यू अंडर माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्रा, ठीक है। यहां तक तो समझ रहे हो ना। देखो अब क्या लिखा है, व्हाट कुड बी द प्लॉइडी ऑफ सेल ऑफ द टेट्रा, ठीक है। देखो जैसे जैसे एंथर डेवलप होता है, जैसे जैसे जो ये स्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, जो माइक्रोस्पोर मदर सेल में क्या होगा, मियोसिस होगा, और क्या बनेगा, माइक्रोस्पोर बनेगा। क्लियर हो गया ना। अब देखिए यही लिखा हुआ है ना कि वो क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाएगा। अब आप कहोगे सर मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है। देखो एक मियोसिस होगा, क्या होगा, एक मियोसिस होगा, तो उससे क्या बनेंगी, 4 सेल बनेगी। यहां तक तो कंफर्म हो रहा है कि एक मियोसिस होगा तो उसमें क्या बनेगी, 4 सेल बनेगी, ठीक है। एक मियोसिस होगा तो उसमें 4 सेल बनेंगी। शुरुआत में चारों सेल एक कॉमन वॉल को शेयर करती है। जस्ट ए जेन्युइन पॉइंट, इस टॉपिक का यही पॉइंट है, बस यहीं पे समझना है। वो जो चारों सेल होती है ना, वो क्या करती हैं, वो एक कॉमन वॉल को शेयर करती है। शुरुआत में चारों सेल एक कॉमन वॉल को शेयर करती हैं, इसलिए वो एक टेट्राड जैसा कंडीशन बना लेती है। अगर वो एक जो चारों सेल है ना, अगर वो कॉमन वॉल को शेयर नहीं करती तो ये टेट्राड वाली कंडीशन नहीं आती।
समझ रहे हो। ये टेट्राड वाली कंडीशन इसीलिए आती है क्योंकि जो वो सेल है वो एक कॉमन वॉल को शेयर करती हैं, ठीक है, एक टेट्राड जैसा स्ट्रक्चर बना लेती हैं। और इसका जो प्लॉइडी लेवल क्या होता है, यहां पे लिखा हुआ है ना, व्हाट वुड बी द प्लॉइडी ऑफ द सेल ऑफ द टेट्राड, क्योंकि वो एक कॉमन वॉल को ही शेयर कर रही हैं, कॉमन वॉल को ही शेयर कर रही हैं, इसलिए उनका प्लॉइडी लेवल होता है। क्या होता है, इसलिए उनका प्लॉइडी लेवल होता है यन कंडीशन, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन, ठीक है, यन कंडीशन होगा, यानी कि यन कंडीशन को क्या कहते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन, और 2n को डिप्लॉइड कंडीशन बोलोगे तो यहां पर यन कंडीशन है, यानी कि हैप्लॉइड कंडीशन है, ठीक है, क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। As each cell of the sporogenesis tissue is capability of giving rise to a microspore tetrad, ठीक है, जैसा कि हमने देखा कि हर एक जो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है वो क्या होता है, स्पोरोजेनेसिस टिश्यू का हर एक सेल इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू के हर एक सेल को हम माइक्रोस्पोर मदर सेल कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, ठीक है। और वो मियोसिस में भाग लेगा, किस में भाग लेगा, मियोसिस में भाग लेगा, और क्या बनाएगा, माइक्रोस्पोर को बनाएगा। इसका मतलब कि स्पोरोजेनेसिस का हर एक सेल इतनी कैपेबिलिटी रखता है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सकता है। समझ रहे हैं ना, किसको बना सकता है, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सकता है, ठीक है। चलिए आगे की लाइन देखते हैं, एनसीईआरटी वालों ने क्या लिखा है। Each one is a potential पोलेन या माइक्रोस्पोर मदर सेल, ठीक है, या तो आप पोटेंशियल पोलेन या फिर ये ना बोल के आप इसे माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कह सकते हो, ठीक है। सो द प्रोसेस, अब डिफिनीशन क्या लिखी है, चलो देखते हैं। The process of formation of microspore from a pollen mother cell PMC through meiosis is called microsporogenesis, is called microsporogenesis। meiosis के थ्रू होने वाले इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, जिससे माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बने, जिसमें माइक्रोस्पोरेंजियम से माइक्रोस्पोर बने। क्लियर हो गया ना। आप इसे पोलेन मदर सेल बोलिए या फिर आप इसे मेगा स्पोरो मदर सेल बोलिए, आप इसे क्या क्या बोल सकते हैं, आप इसे पोलेन मदर सेल बोलिए या फिर आप इसे मेगा स्पोर मदर सेल बोलिए, ठीक है, बात एक ही है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द माइक्रोस्पोर डे आर फॉर्मेड आर अरेंज इन क्लस्टर ऑफ 4 सेल, द माइक्रोस्पोर टेट्राड फिगर 1.3, ठीक है। अब जैसे ध्यान समझिएगा, अब जैसे ही माइक्रोस्पोर बन गए तो वो चार सेल के क्लस्टर, ठीक है, ठीक है, एक ग्रुप वाइज में एक तरीके से अरेंज होते हैं। क्या होते हैं, एक ग्रुप वाइज में एक तरीके से अरेंज होते हैं, जिसको हम माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, ठीक है। एक मियोसिस, ध्यान समझिए, एक मियोसिस जब होता है तो 4 सेल बनते हैं। क्या होता है, एक मियोसिस जब होता है तो 4 सेल बनते हैं। शुरुआत में चारों सेल होते हैं वो एक कॉमन लेयर को शेयर करते हैं। क्या करते हैं, शुरुआत में जो चारों सेल होते हैं वो एक कॉमन लेयर को शेयर करते हैं, उसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं। क्या कहते हैं, उसी को माइक्रोस्पोर टेट्राड कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। As the anther mature and dehydrate, the microspore dissociate from each other and develop into pollen grain, ठीक है। अब देखो जैसे जैसे जो एंथर है वो मैच्योर होगा, क्या होगा, जैसे जैसे जो एंथर है वो मैच्योर होगा, ठीक है, और डिहाइड्रेट करेगा। क्या करेगा, जैसे जैसे जो एंथर है वो मैच्योर होगा और डिहाइड्रेट करेगा। अब यह डिहाइड्रेट की कंडीशन क्या है बताइए, अब यह डिहाइड्रेट की कंडीशन क्या है, हमें नहीं समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है ना। चलो मैं आपको समझाता हूं। देखो जब एंथर को बर्स्ट करना होता है, क्या करना होता है, जब एंथर को बर्स्ट करना होता है, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है और उसे बाहर जाना है। कहां जाना है, जब एंथर को बर्स्ट करना होता है, जब वो पूरी तरह से मैच्योर हो चुका है, यानी कि अपनी पूरी तरह से पॉवर्टी स्टेज में है, और उसे जब बाहर जाना होता है, घूमने फिरने टहलने, थोड़ा बहुत लड़कियां ताड़ने, तो उसे
माइक्रोस्पोरेंजियम यानी कि पोलन सेक की बॉडी से बाहर जाना है। कहाँ जाना है? उसे पोलन सेक की बॉडी से बाहर जाना है। तो जब एंथर को बर्स्ट करना होता है तो पोलन ग्रेन को बाहर निकलना होता है। क्या होता है? पोलन ग्रेन को बाहर निकलना होता है। क्लियर? तो जो कनेक्टिव वाटर की सप्लाई है, ध्यान समझिएगा, यहीं पे समझने वाली पॉइंट है। तो जो कनेक्टिव वाटर की सप्लाई है उसे कट कर दिया जाता है। बाहर के इन्वायरमेंट में भी इवापोरेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? इवापोरेशन हो जाता है। और अंदर वाटर तो मिल ही नहीं रहा है क्योंकि कनेक्शन वाटर की जो सप्लाई है उसको काट दी गई है, तो वाटर तो मिलेगा नहीं। तो उसी वजह से एंथर क्या होना शुरू हो जाएंगे? नरिशमेंट नहीं मिल रहा है, वाटर नहीं मिल रहा है, तो एंथर डिहाइड्रेट हो जाता है। क्या हो जाता है? एंथर डिहाइड्रेट हो जाता है। ठीक है? और बर्स्ट कर जाता है। क्या हो जाता है? एंथर जब डिहाइड्रेट हो जाएगा तो ऑटोमेटिक बर्स्ट कर जाता है। जैसे ही बर्स्ट कर जाएगा पोलन ग्रेन बाहर निकल जाते हैं। ठीक है? और चारों माइक्रोटेट्राड जो हैं इसके अलग अलग होते हैं। क्या होते हैं? चारों माइक्रोटेट्राड, चारों माइक्रोस्पोरोटेट्राड जो हैं इसके अलग अलग होते हैं और हर एक अपना डेवलपमेंट खुद करेगा। जो माइक्रोस्पोरोटेट्राड है ना इसके, वो अलग अलग होते हैं और हर एक अपना डेवलपमेंट खुद करेगा और पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। क्या होता है? पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होगा। क्लियर हो गया ना? हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कई हजार पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर होते हैं। ठीक है? हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम में कई हजार आपको पोलन ग्रेन और माइक्रोस्पोर देखने को मिलेंगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट। क्या? द माइक्रोस्पोर डिसोसिएट मतलब माइक्रोस्पोर मतलब अलग अलग फैल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं और वो क्या बन जाते हैं? पोलन ग्रेन। समझ गए ना? चलो आगे देखते हैं। Inside each microsporidium, several thousand of microsporia pollen grain are formed that are related with the dehiscence of anther। ठीक है? हर एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कई हजारों माइक्रोस्पोरिया पोलन ग्रेन आपको देखने को मिलेगा जो कि जब बस्ट होगा। क्या होगा? कब देखने को मिलेगा? जब बस्ट होगा। एंथर बस्ट होगा तो वो वहां से रिलीज हो जाता है। क्या हो जाता है? एंथर बस्ट होगा तो वो वहां से रिलीज हो जाता है। अब बस्ट कैसे होगा ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। ठीक है? अब बात करते हैं इसके आगे। चलिए अब नोट्स में देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है? तो देख लेते हैं क्या नोट्स में लिखा हुआ स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम के एक्सेप्शन में इन्होंने क्या लिखा है। ठीक है? तो देखो द माइक्रोस्पोरेंजियम इज सराउंडेड बाय 4 वॉल लेयर, जिसमें पहला है आपका एपिडर्मिस, इंडोथेसियम, मिडिल लेयर और टेप्टम। ठीक है? अब देखो द आउटर 3 वॉल लेयर आर प्रोवाइडेड एंड हेल्प इन डिहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलन ग्रेन। ठीक है? द टेप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट to developing pollen grain। टेप्टम प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पोलन ग्रेन। ठीक है? अब देखो ये जो नोट्स है ना इसको पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है? सो देखो क्या लिखा है द माइक्रोस्पोरेंजियम। जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड होता है। क्या होता है? जो माइक्रोस्पोरेंजियम है वो 4 लेयर से सराउंडेड होता है, जिसमें सबसे बाहर वाली आपकी क्या होती है? एपिडर्मिस, देन उसके अंदर इंडोथेसियम और मिडिल लेयर से ये मत सोचना कि मिडिल लेयर मिडिल में आती है, नहीं, मिडिल लेयर सबसे इनर लेयर होती है और सबसे लास्ट में आती है। क्या होता है? मिडिल लेयर सबसे इनर लेयर होती है और सबसे लास्ट में आती है। टेप्टम जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, टेप्टम क्या करता है? टेप्टम नरिशमेंट प्रोवाइड करता है माइक्रोस्पोर को, यानी कि पोलन ग्रेन को। किसको? पोलन ग्रेन को। अब जो बाहर वाली 3 लेयर होती हैं एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ये जो आपके माइक्रोस्पोरेंजियम है ना, जहां पे आपका पोलन ग्रेन बन रहा है, जहां से जीवन की शुरुआत हो रही है, उसे हम पोलन ग्रेन, जहां से जीवन की शुरुआत होगी उस पोलन ग्रेन को किसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे? जहां से जीवन की शुरुआत होगी उस पोलन ग्रेन को। ठीक है? उसको प्रोटेक्शन देते हैं। ठीक है?
किसको प्रोटेक्शन देते हैं? फॉर द डिहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलिन ग्रेन, फॉर द डिहेसेंस ऑफ एंथर टू रिलीज द पोलिन ग्रेन। अब जो टेप्टम है वो क्या करेगा? द टेप्टम विल प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द डेवलपिंग पोलिन ग्रेन। टेप्टम क्या करेगा? टेप्टम जो है ना वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा टू द डेवलपिंग पोलिन ग्रेन, फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। In the young anther, the sporogenous tissue form the center of each microsporangium। ठीक है, यह हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यंग एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू है, क्या है? यंग एंथर के अंदर जो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस टिश्यू होता है वो क्या करता है? इट विल फॉर्म द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम, इट विल फॉर्म द सेंटर ऑफ ईच माइक्रोस्पोरेंजियम। उसके बाद आप देख सकते हो, ये ना आप एक बार इस फिगर को देखो। ठीक है, इस फिगर को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन एक बार आपको हम एक बार और रिकॉल करवा देते हैं। ठीक है, देखो ये क्या है? ये कनेक्टिव है। क्या है? ये कनेक्टिव लेयर होती है। कनेक्टिव लेयर क्या होती है? जो दो लोब को आपस में जोड़ती है, उसे हम कनेक्टिव लेयर बोलते हैं। ठीक है, देखो सबसे बाहर एपिडर्मिस क्या है? सबसे बाहर आपका इसमें क्या है? एपिडर्मिस। उसके अंदर एंडोथीसियम होता है। ठीक है, और उसके अंदर मिडिल लेयर। ठीक है, अब मिडिल लेयर, और मिडिल लेयर के बाद से टेप्टम लेयर जो है ना वो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। ये जो टेप्टम सेल होती है ना, ये क्या करती है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, इसको भूलने की गलती मत करिएगा। तो जो टेप्टम लेयर है वो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल को नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, फूड प्रोवाइड करती है। और अगर इसका एक पार्ट काट के हम देखें तो ये थोड़ा और ज्यादा मैग्नीफाई वर्जन में यहाँ पे दिखाया गया है। देखो इसका एक और हमने पार्ट काट के देखा है ना, तो इसको बहुत ही अच्छे से मैग्नीफाई वर्जन में दिखाया गया। ठीक है, तो इसको अच्छे से देख लेना, इसमें कुछ नहीं है, ऑलरेडी हम लोग पीछे डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब आते हैं पोलिन ग्रेन के ऊपर। तो चलो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी देख लेते हैं। वैसे हमने एनसीईआरटी में ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, लेकिन यहां पर भी एक बार हम देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और नोट्स में क्या दिया हुआ है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के एक्सेस माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के लिए। चलिए देखते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पीएमसी पोलन मदर सेल एज डेवलपमेंट अकर्स इन द एंथर द स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जो माइक्रोस्पोर के बनने के पोलन मदर सेल या फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल भी आप बोल सकते उसको। ठीक है, सो माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, क्या? माइक्रोस्पोर मदर सेल से माइक्रोस्पोर का बनना, उस प्रोसेस को बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। जैसे डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जैसे डेवलपमेंट होता है एंथर की, तो स्पोरोजेनेसिस टिश्यू जो है वो मियोसिस करते हैं ताकि एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सके। ठीक है, अब मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि ये माइक्रोस्पोर टेट्राड क्या होता है। नहीं समझ में आया तो थोड़ा बहुत पीछे जाओ, देखो माइक्रोस्पोर टेट्राड को मैं बहुत अच्छे से बताया हूँ, इसी लेक्चर में समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं नोट्स में क्या लिखा हुआ है। ईच सेल ऑफ स्पोरोजेनियस टिश्यू हैज कैपेसिटी टू गिव राइज टू अ टेट्रास, हेंस ईच सेल इज अ पोटेंशियल पोलिन या पीएमसी। ठीक है, अब देखो हर एक स्पोरोजेनेसिस टिश्यू का जो सेल होता है, माइक्रोस्पोर मदर सेल का जो हर एक सेल होता है, उसके पास यह कैपेसिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है कि वो एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को रिलीज कर सके। क्या कर सके? कि वह एक माइक्रोस्पोर टेट्राड को रिलीज कर सके, माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सके। इसलिए हर एक सेल का जो पोटेंशियल होता है, पोलन पोटेंशियल होता है, यानी कि हर एक पोलन मदर सेल या माइक्रोस्पोर मदर सेल क्या कर सकता है? एक टेट्राड माइक्रोस्पोर टेट्राड को बना सकता है। ठीक है, समझ गए ना? चलो अब देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है।
एज द एंथर मैच्योर द माइक्रोस्पोर गेट डिटैच फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन। ठीक है, अब देखो जैसे ही एंथर मैच्योर होगा सो माइक्रोस्पोर जो है वो डिटैच हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? माइक्रोस्पोर डिटैच हो जाएंगे एक दूसरे से और डेवलप हो जाएंगे इनटू पोलन ग्रेन। ठीक है, क्लियर बिल्कुल। चलो अब इस फिगर को एक बार और देख लो। देखो इस फिगर को देखते हैं क्या दिया हुआ है, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है, ये वही फिगर है जो हमने अभी बात की थी। देखो स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ ऑफ ए फ्यू पोलन ग्रेन। ठीक है, ठीक है, ये वही फिगर है। देखो ये क्या है? ये पोलन ग्रेन है। ये कैसे लिया गया है? ये आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ से लिया गया है। ठीक है, ये कुछ पोलन ग्रेन है जो आप अलग अलग शेप अलग अलग डिजाइन के देख पा रहे हो। ठीक है, तो ये एक तरीके से जूम की हुई फोटो आपको दिखाई जा रही है किसकी? पोलन ग्रेन की। ठीक है, आप देख सकते हैं इनका शेप साइज और सब कुछ अलग अलग है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? चलो अब आगे देखते हैं। आगे हम वापस एनसीईआरटी में आते हैं। चलो देखते हैं अगली लाइन को क्या लिखा है इन्होंने। पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। देखो पोलन ग्रेन जो है वो मेल गैमेटोफाइट को क्या करते हैं? रिप्रेजेंट करते हैं। किसको रिप्रेजेंट करते हैं? पोलन ग्रेन इज द रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब देखो एक बात मैं आपको और बता दूं कि माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, किसमें? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। ठीक है, माइक्रोस्पोर पहला सेल होता है जो मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन को शो करता है। ठीक है, इसके न्यूक्लियस जो है, ध्यान समझिएगा, इसके न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करेगा और अनइक्वल साइज की सेल को बनाएगा। समझ रहे हो ना? क्या करेगा? इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, दो भाग में बढ़ जाएगा और एक अनइक्वल सेल की साइज को बनाएगा। बड़ी सेल को हम ट्यूब सेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इसमें जो अनइक्वल साइज के जो सेल है ना उसमें तो कुछ बड़ी सेल भी बनेंगी, कुछ छोटी सेल भी बनेंगी। तो इसमें जो बड़ी सेल बनेंगी उससे हम क्या बोलेंगे? उसे हम ट्यूब या वेजिटेटिव सेल बोलेंगे। ठीक है, और छोटी सेल जो बनेगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उसको हम लोग बोलेंगे जनरेटिव सेल। छोटी सेल को क्या बोलोगे? छोटी सेल को हम लोग जनरेटिव सेल बोलते हैं। ठीक है, अब उसके, ठीक है, अब ध्यान समझिएगा, अब इसके आसपास थिक वॉल बन जाएंगी। क्या बन जाएंगे? इसके आसपास थिक वॉल बन जाएंगी तो इसे हम पोलन ग्रेन बोलेंगे। क्लियर हो गया ना? अब समझ में आ गया कि माइक्रोस्पोर एक पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। किसके कन्वर्ट होता है? क्या आपको कंफर्म हो गया? आपको ये चीज कंफर्म हो गया कि माइक्रोस्पोर कैसे एक पोलन ग्रेन में कन्वर्ट होता है। ठीक है, क्लियर हो गया ना? अब हम शुरुआत करते हैं। देखो एक बात मैं आपको और बता दूं। देखो पोलन ग्रेन में बड़ी साफ आपको देखने वाली दो लेयर आपको देखने को मिलेगी। कहां देखने को मिलेगी? पोलन ग्रेन में बड़ी साफ आपको दिखाई पड़ने वाली दो लेयर देखने को मिलेगी। सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन लेयर। क्या होती है? सबसे बाहर वाली लेयर होती है एक्साइन लेयर। ठीक है, तो चलिए अब आगे हम देखते हैं एनसीईआरटी वालों ने इसके एक्सेप्शन में आगे क्या लिखा है। उम्मीद करते हैं सारी चीजें बहुत अच्छे समझ में आएंगी। नहीं समझ में आई तो पीछे वीडियो में जाओ और अच्छे से उसको फिर से 2-3 बार रिपीट करके देखो, समझ में आ जाएगी। ठीक है, बहुत ही क्लियर कट मैं आपको समझा रहा हूं। चलो अब देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस या एनी अदर फ्लावर यू विल फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडर पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। ठीक है, स्प्रिंकली दीज ग्रेन्स on a drop of water, take a glass slide and absorb under a microscope। ठीक है, अब देखो अगर आप ध्यान समझिएगा, अगर आप हिबिस्कस के ओपन एंथर को, किसको? अगर आप हिबिस्कस के ओपन एंथर को आप अगर टच करके देखोगे या फिर किसी और फ्लावर की जो एंथर को टच करके देखते हो तो उसके ऊपर आपने जरूर एक्सपेरिमेंट किया होगा क्लास 11th 12th वगैरह में, लेकिन नहीं किया है तो
किया तो जरूर होगा, ऐसा तो नहीं है नहीं किया होगा। तो देखो, तो जब आप टच करके देखोगे तो आपको कुछ एलोइस पाउडर स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है। वो पाउडर ही तो पोलन ग्रेन है, वही तो पोलन ग्रेन है जो आपकी फिंगर पे लग जाती है, ठीक है। उसको अगर आप स्प्रिंकलिंग करोगे ना तो उसके ऊपर आप एक ड्रॉप ऑफ वाटर अगर आप लगाओगे और ग्लास स्लाइड के ऊपर अगर आप उसको देखोगे, उसको एब्जॉर्ब करोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर नजर आएगा। देखो एनसीईआरटी में जो आपको स्ट्रक्चर दिखाया गया है ना, ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इलेक्ट्रॉन है, ये क्या है, ये सब पोलन ग्रेन के अलग अलग शेप और स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो कुछ ऐसा आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, समझ गए ना। चलो अब देखते हैं आगे और क्या लिखा हुआ है। बड़ा चैप्टर है, ठीक है, इसीलिए आपको 1-1 घंटे का लेक्चर दे रहा हूँ, ठीक है। 5-6 लेक्चर में ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, फिर इसके बाद हम इसके आगे देखेंगे इसके आगे वाले लेक्चर में। चलो अभी तो इसी लेक्चर को कंप्लीट करना है। देखो, व्यू विल रियलिटी एमजेड एट द वेरिएशन ऑफ आर्कियोटेक्चर साइज शेप कलर डिजाइन सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। अब देखो, अब देखिए अलग अलग पोलन ग्रेन के अलग अलग वैरायटी होती हैं। क्या होती हैं? अलग अलग पोलन ग्रेन के अलग अलग वैरायटी होते हैं, वेरिएशन शो करती हैं। वेरिएशन मतलब अलग अलग, ठीक है। और वेरिएशन में आपको क्या क्या चीजें देखने को मिलेंगी, आपको शेप अलग देखने को मिलेगा, कलर डिजाइन ये सब क्या होती है, ये सब अलग अलग आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। क्लियर हो गया ना। अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग पोलन ग्रेन होते हैं। क्या होते हैं? अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग पोलन ग्रेन होते हैं। इसलिए बोलते हैं स्टिग्मा जो है ना वो अपनी पोलन ग्रेन को पहचानती है, समझ रहे हो ना। जो स्टिग्मा है उसके पास कौन सा पोलन ग्रेन आ रहा है, उसका कौन सा पोलन ग्रेन है, वो उसको ऑटोमेटिक पहचानती है, वो इसको ऑटोमेटिक सेंस कर सकती है, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर लेवल पे सेंस है, समझ रहे हो ना। यहाँ ब्रेन का काम नहीं है, ये जो मॉलिक्यूल है ना उसमें ऑटोमेटिक सेंस है, यानी कि स्टिग्मा में ऑटोमेटिक सेंस है, समझ गए। तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल मेजरिंग अबाउट 25 से 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल, ठीक है। इट हैज प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। अब देखो पोलन ग्रेन कैसे होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं और 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर होता है। कितना होता है? 25 से 50 माइक्रोमीटर इनका डायमीटर, ठीक है। अब देखो पोलन ग्रेन के पास 2 लेयर होती हैं। क्या होती हैं? पोलन ग्रेन के पास 2 लेयर होती है ना। आप ये एनसीईआरटी के स्ट्रक्चर को आप यहाँ पे देखो आप ना, तब आपको सारी चीजें क्लियर कट समझ में आएगी। आप स्ट्रक्चर नंबर 1 को देखिए, आप इस स्ट्रक्चर को देखिए, आपको चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है। ये जो आपको रेड वाला दिख रहा है ना, ये क्या है? ये आपको 4 माइक्रोस्पोरेंजियम देखने को मिल रहा है, ठीक है। देखो इसमें ये पहला है, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा और ये चौथा माइक्रोस्पोरेंजियम है, ठीक है। तो टेट्राड कंडीशन हुई कि नहीं हुई बताइए? टेट्राड कंडीशन हुई कि नहीं हुई? हुई ना, वही बोला जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलिए आगे देखते हैं। द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड द एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलेनिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल नोज, ठीक है। अब देखो जो बाहर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन। क्या बोलते हैं? जो बाहर की लेयर होती है उसे हम बोलते हैं एक्साइन। यह किसकी बनी होती है? यह स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। किसकी? स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। अब देखो जो एक्साइन लेयर होती है ना, यह स्पोरोपोलेनिन से बनी होती है। अब एक बात बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अच्छे से सुनिएगा। देखो पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में, पूरे के पूरे बायोलॉजिकल वर्ल्ड में एक भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके। क्या कर सके? जो स्पोरोपोलेनिन को डाइजेस्ट कर सके। इसका मतलब क्या है कि पोलन ग्रेन का जो आउटर वाले, ध्यान सुनना, पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर है वो बहुत ही टफ होती है। क्या होती है? बहुत ही टफ होती है। यानी कि एक्साइन एक बहुत ही टफ लेयर होता है, बहुत ही हार्ड लेयर होता है, यह बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखते हैं।
नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिनिन इज सो फार नो। पोलिन ग्रेन एक्साइन हैड प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर वेयर स्पोरोपोलिनिन इज ऑब्सेंट। ठीक है, अब यह बात क्या हुई थी, देखो एक्साइन जो है ना, यह आपका एक्साइन लेयर होता है और एक आपका इंटाइन लेयर होता है। ठीक है, और जो इंटाइन लेयर है, ध्यान समझ, जो इंटाइन लेयर है ना, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है। क्या होता है, ये कंटिन्यूअस नहीं होता है, ये स्पेस के साथ कुछ इस तरीके से प्रेजेंट होता है। ये मान लो एक लेयर हो गई, तो यहाँ पे आपको जगह जगह पे एक स्पेस देखने को मिलेगा कुछ इस तरीके से, समझ रहे हो ना। तो जगह जगह से राउंड में क्या होता है, राउंड में आपको एक स्पेस देखने को मिलेगा, यानी कि यह कंटिन्यूअस नहीं होती, यह एक डिसकंटिन्यूअस लेयर होती है। ठीक है, तो एक्साइन के बीच बीच में आपको पोर देखने को मिलेगा। ध्यान दीजिएगा, किसके बीच बीच में, एक्साइन के बीच बीच में आपको पोर देखने को मिलेगा। मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा। तो इन पोर को हम क्या कहते हैं, इन पोर को हम लोग कहते हैं जर्म पोर। क्या कहते हैं, जर्म पोर। देखो यहाँ पे मोटा अक्षर में करके लिखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट को क्लियर रखोगे तो जर्मपोर कभी नहीं भूलेगा। इसको क्या बोलोगे, इसको हम लोग कहते हैं जर्मपोर। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान समझना, देखो जर्मपोर वो पॉइंट होता है, कौन सा पॉइंट होता है, जर्मपोर वो पॉइंट होता है जहां से जो अंदर की आपकी लेयर है, इंटाइन लेयर जो है, जो अंदर वाली लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंटाइन लेयर बोलते हैं। ये बाहर निकलती है, क्या होती है, बाहर निकलती है, इन्हीं पोर से बाहर निकलती है। जो इंटाइन लेयर है ना, वो इन्हीं पोर से बाहर निकलती है। अदरवाइज जो आपकी स्पोरोपोलिनिन से बनी हुई एक्साइन लेयर है, उसको तो कोई भेद नहीं सकता, उसमें तो उससे कोई बाहर निकल नहीं सकता। तो इसलिए यहाँ पे कुछ पोर प्रेजेंट होते हैं, समझ गए। पोर किस लिए प्रेजेंट है, पोर इसीलिए प्रेजेंट है कि उससे कोई बाहर निकल नहीं सकता, बहुत मजबूत लेयर होती है, बहुत हार्ड लेयर होती है। ठीक है, तो इस पोर प्रेजेंट होता है, जिस पोर को हम लोग कहते हैं जर्मपोर। ठीक है, तो यहीं से जो इंटाइन वाली लेयर होती है ना, वो बाहर निकलती है और ट्यूब को बनाती है। क्या करती है, और ट्यूब को बनाती है, और उस ट्यूब को हम क्या कहते हैं, पोलिन ट्यूब। क्या कहते हैं, पोलिन ट्यूब। समझ गए ना, पोलिन ट्यूब कैसे डेवलप होता है, इन्हीं जर्मपोर से, इन्हीं जर्मपोर से। ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। देखो, सो पोलिन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। क्या, पोलिन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। इंटाइन ही एक्सटेंशन होता है, इंटाइन ही एक्सटेंशन होता है कौन, पोलिन ट्यूब। समझ गए ना, चलो क्लियर हो गया। चलिए आगे देखते हैं। पोलिन ग्रेन एक्साइन हैज अ प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जर्मपोर वेयर स्पोरोपोलिन इज ऑब्सेंट। ठीक है, देखो जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम जर्मपोर कहते हैं। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि जर्मपोर किसे कहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर स्पोरोपोलिन नहीं होता है, क्योंकि जो आपकी एक्साइन लेयर है वो डिसकंटिन्यूअस होती है, बीच बीच से आपको छोटे छोटे बीच बीच में आपको पोर देखने को मिलते हैं, जिससे इंटाइन की लेयर बाहर निकलती। क्या होती है, इंटाइन की लेयर बाहर निकलेगी और पोलिन ट्यूब को बनाएगी। ठीक है, सो पोलिन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। ठीक है, ठीक है। देखो, पोलिन ग्रेन आर वेल प्रिजर्व फॉसिल बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट ऑफ स्पोरोपोलिन। ठीक है, द एक्साइन एक्सहिबिट्स ऑफ फैसिलिटेटिंग एरिया ऑफ पैटर्न एंड डिजाइंस। ठीक है, देखो क्योंकि किसके बने होते हैं, स्पोरोपोलिन के बने होते हैं, जिसे आज तक कोई भी एंजाइम डाइजेस्ट नहीं कर पाया है। तो क्या होगा, क्या होगा, वो कभी तो मरने वाले है नहीं, वो तो कभी खत्म होने वाले है नहीं। तो अगर ये जो पोलिन ग्रेन है इन्हें फॉसिल की तरह भी रखा जाता है, क्योंकि अगर आप इसकी खुदाई करोगे ना तो वहां से आपको पोलिन ग्रेन बाहर निकलेगा। पोलिन ग्रेन की लेयर यानी कि स्पोरोपोलिन की बनी हुई एक्साइन लेयर आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, हालांकि इसके जो अंदर वाली जो इंटाइन लेयर होती है, जो कि लिविंग
पार्ट है इस पोलन ग्रेन का वो मर चुका होता है, वो डेड हो चुका होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपको फॉसिल के रूप में देखने को मिलेगा, ठीक है। लेकिन एज अ फॉसिल आपको एक्साइन लेयर मिलेगी। जो इंटाइन है उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग डिजाइन होती है, समझ रहे। जो एक्साइन लेयर है वो एक्साइन लेयर ही तो देखने को मिलेगी और फॉसिल के रूप में। अब जो एक्साइन लेयर है उसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, अलग अलग डिजाइन होती है, इसलिए अलग अलग हमें किसी अलग अलग स्पीसीज के अलग अलग पोलन ग्रेन को हम स्टडी करते हैं। तो हम उसकी एक्साइन लेयर को, उस फॉसिल को यूज कर सकते हैं फॉर द स्टडी ऑफ द स्पीसीज ऑफ द पोलन ग्रेन, ठीक है। क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखते हैं, एक अच्छा सा क्वेश्चन पूछा है, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। Why do you think the exams should be hard? ठीक है। अब देखो ये आपको क्यों लगता है कि एग्जाम जो है वो हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि अंदर का जो लिविंग पोर्शन है, क्या है, अंदर का जो लिविंग पोर्शन है उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है। किसको? उसको प्रोटेक्शन की जरूरत है, राइट। और दूसरी बात, क्यों यह ऐसा होता है कि जो आपका एग्जाम लेयर है वो इतना हार्ड क्यों होता है? बिकॉज यह स्पोरोपोलिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? स्पोरोपोलिन की बनी होती है, ठीक है। चलो देखते हैं और आगे क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? ठीक है। द इनर वॉल ऑफ पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन, ठीक है। इट इज द थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय plasma membrane. When the pollen grain is mature, it कंटेन टू सेल, द वेजिटेटिव सेल एंड जनरेटिव सेल, ठीक है। अब देखो जर्मपोर का फंक्शन क्या होता है, क्योंकि स्पोरोपोलिन को कोई भी यहाँ पे क्या नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ पे डाइजेस्ट नहीं कर सकता, कोई भी यहाँ पे तोड़ नहीं सकता, ठीक है। तो इसलिए जो आपकी लेयर होती है एक्साइन वाली, जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, एक्साइन वाली, एक्साइन बाहर वाली जो स्पोरोपोलिन की बनी होती है, तो कुछ इस तरीके से आपको लेयर देखने को मिलेंगी। कैसे देखने को मिलेंगी? डिसकंटिन्यूअस कंडीशन में आपको लेयर देखने को मिलेंगी। बीच बीच में आपको जगह जगह पे पोर देखने को मिलेंगे, छोटे छोटे आपको पोर नजर आएंगे, ठीक है। अब देखो जो इंटाइन अंदर वाली जो लेयर है वो अपने आप को बाहर निकालती है और क्या बनाती है? पोलन ट्यूब को। अब किससे बाहर निकालती है? जो छोटे छोटे पोर थे ना एक्साइन में, उसी के थ्रू वो अपने आप को बाहर निकालती है और क्या बनाएगी? और क्या बनाएगी? ट्यूब बनाएगी, समझ रहे हैं ना, ट्यूब बनाएगी। तो उसी को हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। सो पोलन ट्यूब इज द एक्सटेंशन ऑफ इंटाइन। तो यह फंक्शन भी बन गया जर्मपोर का। इनर वॉल को बोलते हैं इंटाइन। इट इज द थिन एंड कॉन्टिन्यूअस लेयर। ये थिन और कॉन्टिन्यूअस लेयर है जो किसकी बनी हुई है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई है, ठीक है। अब देखो द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जो साइटोप्लाज्म होता है किसका? आपके पोलन ग्रेन का, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। किससे सराउंडेड होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सराउंडेड होता है। जब जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर होता है, जो पोलन ग्रेन है वो मैच्योर होता है, तो उसके पास दो सेल होते हैं। यह मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। क्या मैं बोल रहा हूं? माइक्रोस्पोर इज द फर्स्ट सेल ऑफ मेल गैमेटोफिटिक जनरेशन। तो इसके न्यूक्लियस को जब हम डिवाइड करेंगे, जब माइक्रोस्पोर का न्यूक्लियस डिवाइड करता है और अनइक्वल साइज की सेल को बनाएगा, तो उसमें से बड़ी वाली सेल को हम लोग बोलते हैं वेजिटेटिव सेल। क्या बोलोगे? बड़ी वाली सेल को क्या बोलोगे? वेजिटेटिव सेल या फिर ट्यूब सेल। और दूसरी वाली जो सेल होती है उसे हम कहते हैं जनरेटिव सेल। क्या कहते हैं? जनरेटिव सेल। क्लियर हो गया ना। यहाँ पे आप फिगर देख सकते हो। चलो फिगर से समझते हैं। आप इस फिगर को देख लीजिए। इनका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस आपस में डिवाइड हो गया है। क्या हो गया? आपस में डिवाइड हो गया। उसके बाद दो सेल बन गए हैं आपस में, उसके पास दो सेल बन गए आपस में, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल, ठीक है। ध्यान रखिएगा। देखो ये वेजिटेटिव सेल है, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है, तो क्या क्या बना है? एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल, ठीक है। देखो इसके ऊपर सिंगल न्यूक्लियस ही था। चलो अब आगे देखते हैं।
द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, हैज अबाउंडेंट फूड रिजर्व एंड अ लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस, ठीक है। द जनरेटिव सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट इन साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल, ठीक है। अब देखो जो वेजिटेटिव सेल होती हैं वो बड़ी होती हैं और मोस्टली सेल का जो पोर्शन है उसको कवर करती हैं। क्या करती हैं? जो वेजिटेटिव सेल होती हैं वो बड़ी होती हैं और मोस्टली सेल का जो पोर्शन उसको कवर करती हैं। इसके अंदर फूड भी रिजर्व होता है। क्या होता है? इसके अंदर फूड रिजर्व होता है और लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है। कैसा होता है? लार्ज इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है इनके पास, ठीक है। अब देखो, अब जो जनरेटिव सेल होती हैं वो कैसी होती है? जो जनरेटिव सेल होती हैं वो छोटी होती हैं और वो साइटोप्लाज्म के अंदर ही, वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करती हैं। कहाँ रहती हैं? वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करती हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज स्पाइंडल शेप विथ डेंस साइटोप्लाज्म एंड अ न्यूक्लियस, ठीक है। ये कैसी होती हैं? स्पाइंडल शेप के होते हैं। कैसे होते हैं? स्पाइंडल शेप के होते हैं और डेंस साइटोप्लाज्म की, ठीक है। आप ना एक बार पहले नोट्स को देख लीजिए ताकि चीजें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाए। चलो देखते हैं नोट्स में। पोलन ग्रेन, ठीक है। चलो देखते हैं। रिप्रेजेंट द मेल गैमेट एंड आर स्फेरिकल हैविंग अ 2 लेयर वॉल, एक्साइन आउटर हार्ड लेयर made up of sporopollenin which is extremely resistant and can withstand high temperature, acidic and alkaline condition and a enzyme, ठीक है। अब देखते हैं इंटाइन लेयर, thin and continuous layer made up of cellulose and pectin, ठीक है। देखो सारी चीजें तो हमने पीछे पढ़ लिया है, बाकी आपको बस ये रिकॉल करवा रहे हैं, ठीक है। सो पोलन ग्रेन क्या करते हैं? पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेट, पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेट और ये स्फेरिकल होता है, गोल होता है। क्या होता है? ये स्फेरिकल होता है, गोल होता है और इसके पास 2 लेयर होती हैं। इसके पास 2 लेयर होती हैं, एक्साइन और इंटाइन। बाहर वाली आउटर लेयर को एक्साइन बोलते हैं, अंदर वाली इनर लेयर को इंटाइन बोलती है। सारी चीजें हम आपको पीछे बता चुके हैं, ठीक है। अब देखो, आउटर लेयर हार्ड लेयर होता है। क्या होता है? आउटर लेयर हार्ड लेयर होता है, स्पोरोपोलिनिन की बनी हुई होती है, ठीक है। इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस, इट इज एक्सट्रीमली रेजिस्टेंस। एक्सट्रीमली कैसे होते हैं? और रेजिस्टेंस होती है। आपको आज तक कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं पाया गया जो इसको डाइजेस्ट कर सके, ठीक है। एल्काइल कंडीशन में, हार्ड कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन, इन सभी में ये क्या कर सकती है? सरवाइव कर सकती है। किस किस कंडीशन में सरवाइव कर सकती है? एल्काइल कंडीशन में, हार्ड कंडीशन में, एसिडिक कंडीशन में, इन सभी कंडीशन में इजीली सरवाइव कर सकती है, ठीक है। और जो आपकी इनर लेयर है, ध्यान समझिएगा, और जो आपकी इनर लेयर है वो थिन लेयर होती है। क्या होती है? जो आपकी इनर लेयर होती है वो थिन लेयर होती है और कॉन्टिन्यूअस लेयर होती है। इसका मतलब अपोजिट होती है। क्या होती है? जो इनर लेयर होती है वो थिन लेयर होती है, कंटिन्यूअस लेयर होती है। इसका मतलब वो अपोजिट होगा किसके? इंटाइन के साथ। किसके? इंटाइन के। तो इंटाइन कंटिन्यूअस नहीं होता है। देखो, जो एक्साइन है वो कंटिन्यूअस नहीं होता है, उसके अंदर जगह जगह पे आपको पोर देखने को मिलेगा, जिस पोर को हम जर्म पोर कहते हैं। क्या कहते हैं? जिस पोर को हम जर्म पोर कहते हैं। और आपकी इनर लेयर जो है जिसको इंटाइन कहते हैं, समझ रहे हो ना? इंटाइन वो कंटिन्यूअस लेयर है और पतली लेयर है और किसकी बनी हुई होती है? सेलुलोज और पेक्टिन की बनी हुई होती है, ठीक है। ये दोनों में जो डिफरेंस है ना, इसको मतलब कंफर्म रखना, इसको हमेशा याद रखना, भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि ये जेन्युइन है। कहीं भी कंपैरिजन पूछ दिया जाएगा या आपको एक्साइन या इंटाइन से कंफ्यूजन टाइप क्वेश्चन बना के दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको क्लियर रखना, कंसेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ, अभी नोट्स में हम देखेंगे। चलो देखते हैं। मैच्योर पोलन ग्रेन 2 सेल। अब पहला है वेजिटेटिव सेल लार्ज विथ इरेगुलर न्यूक्लियस कंटेन फूड रिजर्व, ठीक है। दूसरा है जनरेटिव सेल स्मॉल एंड फ्लोट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ वेजिटेटिव सेल, ठीक है। देखो, मैच्योर पोलन ग्रेन के पास क्या होते हैं? 2 सेल होते हैं। मैच्योर पोलन ग्रेन के पास क्या होते हैं? 2 सेल होते हैं। पहला वेजिटेटिव सेल जो बड़ा वाला सेल होता है, पहला वेजिटेटिव सेल,
पहला वेजिटेटिव सेल जो बड़ा वाला सेल होता है, और जब न्यूक्लियस डिवाइड करता है किसका, माइक्रोस्पोर का, तो अनइक्वल साइज के सेल को बनाता है, जिसमें से बड़ी वाली इरेगुलर शेप वाली सेल होंगी उसे वेजिटेटिव सेल बोलेंगे, जिसके अंदर फूड रिजर्व होके रहता है। ठीक है, अब देखो, और जो जनरेटिव सेल होता है क्या होगा, जो जनरेटिव सेल होगा इट विल बी अ स्मॉल, ठीक है, और वो जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करती है। क्या करती है, जनरेटिव सेल के साइटोप्लाज्म के अंदर ही फ्लोट करती है। क्लियर हो गया ना। चलिए अब एक बार वापस एनसीईआरटी पे आते हैं। In over 60% of angiosperm pollen grain are shed at a two-cell stage. In the remaining species, the generative cell divide mitotically to give rise to two male gametes before pollen grain are shed a three-cell stage. ठीक है, अब देखो 60% जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके जो पोलन ग्रेन होते हैं वो टू सेल स्टेज पर ही सेड हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, टू सेल स्टेज पर ही सेड हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है कि 60% के ऊपर जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें पोलन ग्रेन टू सेल स्टेज में बाहर निकलते हैं। कब निकलते हैं, टू सेल स्टेज में बाहर निकलते हैं। मतलब जब पोलन ग्रेन से एंथर बाहर निकलेगा, जब पोलिनेशन होगा, तब वो टू सेल स्टेज में होता है। ठीक है, किस स्टेज में होता है, टू सेल स्टेज में होता है। टू सेल स्टेज का मतलब जनरेटिव सेल होगा, ठीक है, वेजिटेटिव सेल होगा, और 60% एंजियोस्पर्म में यही देखने को मिलता है। ठीक है, अब देखो क्लियर हो गया ना। देखिए अब उसके बाद जो 60% के बाद जो बाकी के 40% वाली एंजियोस्पर्म है, 40% वाली स्पीसीज है, उनके अंदर क्या होगा, तो उनके अंदर जो जनरेटिव सेल है वो डिवाइड करेगा माइटोटिकली, ताकि वो दो मेल गैमेट को बना सके। किसको बना सके, दो मेल गैमेट को बना सके, अब पोलन ग्रेन के सेट होने से पहले। ठीक है, तो इसे बोलते हैं थ्री सेल स्टेज। क्या बोलते हैं, थ्री सेल स्टेज। क्लियर हो गया ना। चलो आगे देखते हैं। Pollen grain of many species causes survive allergies and bronchial affection in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma और bronchitis। ठीक है, अब देखो कई सारे स्पीसीज के पोलन ग्रेन जो हैं वो अलग अलग एलर्जी और ब्रोंकियल इफेक्ट को कॉजेज करते हैं। क्या करते हैं, अलग अलग एलर्जीज और ब्रोंकियल इफेक्ट को कॉजेज करते हैं। देखिए कई सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको क्रोनिकल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है। क्या होता है, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, जैसे कि अस्थमा हो गया, यानी कि सांस लेने वाली प्रॉब्लम। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि अस्थमा, ब्रोंकिटिस, ईटीसी। ठीक है, तो ये सब किसकी वजह से होता है, पोलन ग्रेन की वजह से होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है एनसीईआरटी में इन्होंने। It may be mentioned that Parthenium या carrot glass that come into India as a contaminant with import wheat has become ubiquitous in occurrence and causes pollen allergy। ठीक है, अब देखो पार्थेनियम या फिर जो आपका गाजर घास के उसके बारे में आपने सुना ही होगा। ठीक है, तो पार्थेनियम और कैरेट ग्लास जो इंडिया में आए थे, क्या हुए थे, इसको इंडिया में लाया गया था। ठीक है, और देखो जब आज़ादी का टाइम चल रहा था ना, मतलब जब आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, आज़ादी की हम लड़ाई लड़ चुके थे 1947 के बाद से, तो उस टाइम हमारे यहाँ क्या था, काफ़ी ज़्यादा अनाज की कमी हुई थी। क्या हुई थी, बहुत ज़्यादा अनाज की कमी गई थी। इसी की वजह से जो वीट है, जो गेहूं है, उसको बाहर से मंगाना पड़ा था। ठीक है, उसको इंपोर्ट करना पड़ा था, तो बाहर से मंगाना पड़ा था, तो बहुत महंगा पड़ता था। तो उसी में जब वो आया ना, तो उसमें जो वीट इंपोर्ट है, वीट के अंदर हमें कुछ देखने को मिला। वो क्या देखने को मिला, वीट के अंदर हमें पार्थेनियम और ये पोलन ग्रेन आपको देखने को मिला, जिसकी वजह से इट हैज बिकम यूबिक्यूटियस इन ऑकरेंस एंड कॉजेज। इसकी वजह से काफी ज्यादा पोलन एलर्जी हुई थी। क्या हुई थी, पोलन एलर्जी हुई थी। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब आगे देखते हैं। Pollen grain are rich in nutrients. It has become a fashion in a recent year to use pollen tablet as food supplement in Western country. A large number of pollen product in the form of a tablet and syrup are available in the market.
ठीक है। अब देखो वो जो न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं, ठीक है, आजकल ये फैशन सा बन चुका है इन रिसेंट ईयर टू यूज पोलन और टेबलेट एज फूड सप्लीमेंट, ठीक है, फूड सप्लीमेंट की तरह इनको लिया जा रहा है, ठीक है। और कहाँ पे लिया जाता है, कहाँ जा रहा है, वेस्टर्न कंट्री में, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में टेबलेट के फॉर्म में इन सभी प्रोडक्ट को बनाया जाता है, ठीक है, वेस्टर्न कंट्री में, ठीक है, टेबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में आजकल ये इजीली मार्केट में अवेलेबल है। क्या अवेलेबल है, तो पोलन प्रोडक्ट, ठीक है। चलो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। पोलन कंजप्शन हैज बीन क्लाइमेट टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथल्स एंड और देखो अब आप बोलते हैं ना कि कई सारे एथल्स होते हैं जो हॉर्स होते हैं, और जो हॉर्स होते हैं जो रेस में दौड़ते हैं उनको क्या देते हैं, उनको किसी पोलन का इंजेक्शन दिया जाता है। क्या दिया जाता है, उनको किसी पोलन का इंजेक्शन दिया जाता है, या फिर पोलन को इंजेक्ट किया जाता है उनकी बॉडी में और उनको कंज्यूम करवाया जाता है। क्या कर, उनको कंज्यूम करवाया जाता है ताकि उनकी जो परफॉर्मेंस है वो और तेजी से हो सके, ठीक है। सो कई सारे एथल्स हैं जो आपकी परफॉर्मेंस को अच्छा करने के लिए इनका यूज करते हैं, ठीक है। और काफी सारे हॉर्स के रेस में भाग लेते हैं, रेस में भागते हैं, उनको ये पोलन ग्रेन दिया जाता है। जो रेस में भागते हैं ना, जो घोड़दौड़ होता है उसी में इनको इंजेक्ट किया जाता है ताकि जो हॉर्स की जो एनर्जी वो इंक्रीज हो सके और वो बहुत तेजी से फुर्ती के साथ आगे बढ़े, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे कुछ पोलन प्रोडक्ट दिए गए हैं, आप भी इसको भी देख लो। ये बी पोलन है फ्रॉम इंग्लैंड और ये पोलन प्रोडक्ट, ठीक है। और ये देखो ये पोलन का टेबलेट है, ठीक है, और ये पोलन का सिरप है, समझ रहे हो ना। तो इस तरह से इसको बड़ी बड़ी कंपनियां इसको आजकल बना रही हैं मार्केट में, ये बहुत ही रिसेंटली आया है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। When once they are set, pollen grain have to land on the stigma before they lose viability if they have to bearing about fertilization, ठीक है। अब देखो जब एक बार जो आपके पोलन ग्रेन है वो गिर जाएंगे, वो सेड हो जाएंगे, अब पोलन ग्रेन को लैंड करना होगा स्टिग्मा पे। कहाँ लैंड करना होगा, स्टिग्मा पे, यानी कि पहुंचना होगा स्टिग्मा पे। तो इससे पहले कि वो अपनी वेबिलिटी को लूज कर दे, देखो पहले आप ऐसे समझो, अगर उन्हें फर्टिलाइजेशन करना है तो उन्हें कहां पहुंचना होगा, उन्हें स्टिग्मा तक पहुंचना होगा, तभी तो फर्टिलाइजेशन होगा। कहीं और पहुंचेगा तो कहां फर्टिलाइजेशन होगा, नहीं फर्टिलाइजेशन है, ठीक है। तो अपनी वेबिलिटी खत्म करने से पहले, अपनी वेबिलिटी खत्म होने से पहले, अब यह वेबिलिटी क्या है, कहने का मतलब यह है कि उसकी जो वेबिलिटी है उसको खत्म होने से पहले उसे स्टिग्मा तक पहुंचना होगा, तभी फर्टिलाइजेशन पॉसिबल है, अन्यथा फर्टिलाइजेशन पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं ये वेबिलिटी क्या है, ठीक है। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन अ रिसेंट वेबिलिटी, ठीक है। अब देखो यानी कि कितने टाइम तक वो जिंदा रहता है और कितने टाइम तक वो फर्टिलाइजेशन कर सकता है, ठीक है। उसके बाद अगर वो नहीं कर पाया, अगर वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंच पाया तो वो क्या होगा, वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो ये ना ये वेरी करता है। कई पोलन ग्रेन होते हैं, कई पोलन ग्रेन ऐसे होते हैं जो सिर्फ 30 मिनट तक ही जिंदा रहेंगे। 30 मिनट तक अगर उनका पोलिनेशन नहीं हुआ और वो स्टिग्मा तक नहीं पहुंचे तो उनका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। और कईयों के अंदर ये काफी महीनों तक ये वेबिलिटी देखने को मिलती है, काफी महीनों तक ये वेबिलिटी अब बनी रहती है, ठीक है। तो कई महीनों तक अगर वो अपने स्टिग्मा तक पहुंचते हैं फिर तब भी उनका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। कहने का मतलब है कि एक तरफ जो है वो जो पोलन ग्रेन है वो 30 मिनट का उसके पास टाइम है, और एक ऐसा पोलन ग्रेन है जिसके पास 3 महीने 6 महीने तक का भी टाइम है। अगर वो 30 मिनट में स्टिग्मा तक नहीं पहुंचेगा तो उसका फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, उसकी फर्टिलाइजेशन क्रैश कर जाएगी, ठीक है। और इधर देखो तो इधर इसको कितना दिन तक का नेचर ने टाइम दिया है, 3 महीने 6 महीने तक का टाइम दिया। अगर वो इतने दिन में भी अगर वो स्टिग्मा तक पहुंचता है तो वो जो फर्टिलाइजेशन है वो पॉसिबल है, हमें फर्टिलाइजेशन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। The period for which pollen grain remain viable is high variable and some extent depend on the prevailing temperature and humidity, ठीक है। कि कितने टाइम तक वेरिएबल रहेगा अगेन से, ये इनका जो
टाइम पीरियड है वो डिफरेंट है और काफी ज्यादा वेरिएशन है इनके अंदर, ठीक है। और ये डिपेंड करता है अंदर की क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी है, ठीक है, उसके ऊपर कि वो जो पोलिन ग्रेन सरवाइव करेगा, कितनी टाइम तक सरवाइव करेगा, कितनी टाइम तक सरवाइव नहीं करेगा। ये सब जो है ना वहाँ का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ का जो टेम्परेचर है, वहाँ की जो ह्यूमिडिटी है, उसके अकॉर्डिंग ना ये सारी टाइमिंग जो है पोलिन ग्रेन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। सब कुछ मिला जुला के वहाँ का जो कल्चर है, किस कल्चर में पोलिन ग्रेन जा रहा है, क्या टेम्परेचर है, क्या ह्यूमिडिटी, ये सारी इफेक्ट उसके लाइफ पे पड़ता है, ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग उसका जो लाइफ है ये 30 मिनट जिंदा रहेगा या 6 महीना जिंदा रहेगा या 30 दिन जिंदा रहेगा, ये उसी के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं। In some cereals such as rice and wheat, pollen grain lose viability with 30 minutes of their release, and in some member of Rosaceae, Leguminaceae and Solanaceae they maintain viability for a month, ठीक है। देखो कई सारे सीरियल्स जैसे कि राइस, व्हीट, इनके अंदर पोलिन ग्रेन जो है वो 30 मिनट के अंदर जैसे वो रिलीज हुआ, जैसे ही एंथर ने पोलिन ग्रेन को रिलीज किया, वो 30 मिनट के अंदर अंदर उसको पहुंचना पड़ेगा। कहां पहुंचना पड़ेगा? वीट के स्टिग्मा तक। कहां पहुंचना पड़ेगा? वीट के स्टिग्मा तक, उस फ्लावर के स्टिग्मा तक, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके, ठीक है। अदरवाइज अगर 30 मिनट के बाद वहां पहुंचता है तो कोई फायदा नहीं होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगी, ठीक है। और कुछ मेंबर जैसे कि ये रोसी फैमिली और लेग्यूमिनेसी फैमिली के जो होते हैं ना, इनकी जो वेबिलिटी है वो काफी महीनों तक बनी रहती है, ठीक है, कई महीनों तक बनी रहती है, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि जो पोलिन ग्रेन है राइस और व्हीट में, उसको जब वो एंथर से रिलीज होता है और उसको जब स्टिग्मा तक पहुंचना है, उसको जब फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंचना है, तो उसको बस 30 मिनट के लिए टाइम मिलता है। वो सोचे कि उन 30 मिनट में अगर वो अपने मामा के घर घूम के चले आए, अपने फूफा के घर चला जाए, तो वो क्या होगा, वो फर्टिलाइजेशन से बाहर हो जाएगा, उसकी जो अवेबिलिटी है वो खत्म हो जाएगी, उसको जो टाइम मिला है 30 मिनट उससे वो बाहर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जो आपका ये लेग्यूमिनेसी फैमिली और ये जो रोसिएसी फैमिली है, इसके अंदर 6 महीने का टाइम होता है। वो लोग क्या करेगा, 2 महीना मामा के घर, 2 महीना फूफा के घर बिता देगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर वो जाता है अपने फ्लावर के स्टिग्मा के पास तो इजीली उसको फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो ये अपने जो मतलब इसकी जो वेबिलिटी है, इसकी जो टाइमिंग की जो रेंज है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये आराम से सुस्ता उस्ता के पूरा शरीर बॉडी वॉडी बना के जाता है, लेकिन उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसे रिलीज हुआ और दौड़ना स्टार्ट कर देगा, भगो रे भगो, नहीं तो पीछे रह जाएंगे, ठीक है। वही बस यहाँ पे बताया जा रहा है। चलो अब आगे देखते हैं। You may have heard of storing a semen sperm of many animals including human for artificial insemination, ठीक है। It is possible to store pollen grain of a large number of species for year in liquid nitrogen minus 96 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब देखो क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है, अब आपने सुना ही होगा कि सीमेन जो है, स्पर्म जो है, काफी सारे एनिमल का इंक्लूडिंग द ह्यूमन, उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके रखा जाता है। क्या करके रखा जाता है? उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करके रखा जाता है, स्टोर करके रखा जाता है, ठीक है। अब जैसे हमने एनिमल के स्पर्म को, सीमन को क्या करके रखा, स्टोर करके रखा, ह्यूमंस की सीमेन को, स्पर्म को स्टोर करके रखा, वैसे ही जस्ट लाइक वैसे ही फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव क्या स्ट्रक्चर है, और क्या स्ट्रक्चर है, बिल्कुल सही, पोलन ग्रेन को भी हम प्रिजर्व करके रखते हैं। क्या करते हैं? पोलन ग्रेन को भी प्रिजर्व करके रखते हैं, और हम उसको प्रिजर्व करके रखेंगे, ठीक है। यानी कि बहुत सारे सालों तक हमें प्रिजर्व करके रखना है, तो हम कैसे रखेंगे? अगर मान लीजिए उसको प्रिजर्व करके रखा है तो उसको एक सेफ इन्वायरमेंट देना पड़ेगा ना, कि वो जल्दी से खराब ना हो, लाखों हजार सालों तक वो मतलब बचा रहे, ठीक है। तो उस
उस इन्वायरमेंट में उसको हम रखेंगे तो उसे हम लिक्विड नाइट्रोजन जिसका टेम्परेचर होता है -96 डिग्री, क्या होता है उसको हम लिक्विड नाइट्रोजन में रखेंगे जिसका टेम्परेचर होता है -96 डिग्री। ठीक है, इसके अंदर हम रखेंगे ताकि वो काफी लंबे समय तक वो बचा रहे, काफी लंबे समय तक वो बना रहे। ठीक है, तो उसे हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं हजार सालों तक, 1000 ऑफ ईयर तक। ठीक है, समझ गए ना। चलो अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब देखो, अब प्रिजर्व करके क्यों रखा जा रहा है। मान लो 1000 सालों में या काफ़ी समय के बाद से या मतलब 100 सालों के बाद से या 200 या 1000 सालों के बाद से कभी धरती पे प्रलय उरलय या इधर उधर मतलब कोई घटना हो जाए, जैसे कि जो पोलन ग्रेन है या जो ह्यूमन की जो स्पीसीज है उसका जो सीमेन है वो विलुप्त होने के कगार पे हो, मतलब किसी आपदा को लेके या एज ए स्टडी यानी कि इसको मतलब ध्यान में रखते हुए इन सारी चीज़ों को प्रिजर्व किया जाता है। समझ रहे हो ना। इन फ्यूचर इन सारी चीजों अगर कोई विलुप्त हो जाए तो इन सारी स्पीसीज का जो सीमेन है उसको फिर से मतलब फिर से उसको रिजनरेट किया जाए, इसके वजह से उसको प्रिजर्व करके रखा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। Such stored pollen can be used as pollen bank similar to seed bank in crop breeding programs। ठीक है, अब इन पोलन को कहाँ यूज करेंगे, पोलन बैंक के। अब इन पोलन को कहाँ यूज करेंगे, पोलन बैंक में। ठीक है, और जैसे कि हम सीड बैंक बनाते हैं ना, सीड को हम प्रिजर्व करके रखते हैं, ऐसे ही पोलन बैंक में यूज करते हैं, पोलन को प्रिजर्व करके रखते हैं और ताकि हम क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम को और ज्यादा डेवलप कर सकें। ठीक है, क्या कर सकें, क्रॉप रीडिंग प्रोग्राम को और ज्यादा डेवलप कर सकें। ठीक है, चलो अब इसके आगे थोड़ा नोट्स में देख लेते हैं, नोट्स में क्या दिया हुआ है। चलिए देखते हैं। इन 60% ऑफ एंजियोस्पर्म पोलन ग्रेन और सेड एट 2 सेल स्टेज विल इन अदर जनरेटिव सेल अंडरगोज माइटोसिस टू फॉर्म 2 मेल गैमेट्स और 3 सेल स्टेज। ठीक है, अब देखो तो यहाँ पे तो वही लिखा हुआ है ना कि 60% जो एंजियोस्पर्म है उसके अंदर पोलन ग्रेन 2 सेल स्टेज में ही सेड हो जाते हैं, यानी कि झड़ जाते हैं। 2 सेल स्टेज का मतलब ही जनरेटिव सेल होगा और वेजिटेटिव सेल होगा। ठीक है, लेकिन जो दूसरा जनरेटिव सेल होता है उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर माइटोसिस होगा। क्या होगा, उसके अंदर माइटोसिस होगा। जब उनके अंदर माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट बनेंगे। ध्यान समझिएगा, जब उनके अंदर माइटोसिस होगा तो 2 मेल गैमेट बनेंगे। इट विल फॉर्म 2 मेल गैमेट, जिसको हम कहेंगे जिस स्टेज को हम कहते हैं 3 सेल स्टेज। क्या कहते हैं, उसी स्टेज को हम कहते हैं 3 सेल स्टेज, क्योंकि यहाँ पे मेल गैमेट एक के बजाय 2 मेल गैमेट बन चुके हैं और तो एक फीमेल गैमेट होगा। मान लो तो 3 है जिसमें 2 आपका क्या है, 2 तो मेल गैमेट हो गए और एक बचा, वो क्या होगा, वो आपका फीमेल गैमेट होगा। ठीक है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं 3 सेल स्टेज। ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो अब आगे देखते हैं। The viability of pollen grain often they are said depend upon temperature and humidity. It range from 30 मिनट या few month। ठीक है, तो अब वही बताया गया हुआ है कि वेबिलिटी कितने टाइम तक लिविंग रहेंगे। ठीक है, वो जो पोलन ग्रेन है ना वो 30 मिनट को लेके 30 मिनट भी लिविंग रह सकते हैं और कुछ महीनों तक भी लिविंग रह सकते हैं। ये डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है, ये डिपेंड करेगा आपका टेम्परेचर पे, ह्यूमिडिटी पे। ठीक है, तो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। क्लियर हो गया ना। अब इससे आगे क्या है, इससे आगे हम क्या पढ़ेंगे, इससे आगे हम पढ़ेंगे पिस्टल एंड मेगा स्पोरेंजियम। क्या पढ़ेंगे, पिस्टल एंड मेगा स्पोरेंजियम और एम्ब्रियो सेक। ठीक है, क्लियर हो गया मेरी बात। तो इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स था फ्लावर का, उसके बारे में जितनी भी प्रोसेस थी, जितनी भी चीजें थी, वो आपको अच्छे समझ में आ गई होंगे। ठीक है, अब हम इससे नेक्स्ट देखेंगे जो हमारा पिस्टल है, मेगा स्पोरेंजियम है, यानी कि ओवरी के अंदर और एम्ब्रियो सेक के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये लेक्चर बहुत ही अच्छे समझ में आया होगा, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो चुके होंगे। ठीक है, अगर कहीं डाउट्स है तो वीडियो को 2 बार 3 बार 10 बार रिपीट करके देखो, ऑटोमेटिक सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, हम लोग भी जब पढ़ते तो
पढ़ते थे तो कहीं डाउट होता तो या तो कमेंट करके पूछते थे, नहीं तो क्या करते थे, वीडियो को 2 बार 3 बार ईयरफोन लगा के खूब देखते थे, ऐसे देखते थे। ठीक है, तो क्या होता है ना, जो चीजें होती है ना बार बार रिवीजन करने से, बार बार चीज देखने से बहुत ही क्लियर होती है। ठीक है, जब तक टाइम नहीं दोगे तब तक कैसे क्लियर होगी? डाउट्स तो जीरो लाइफ टाइम बना रहेगा, और एक टाइम ऐसा आएगा कि नीट से हार मान के साइड में हो जाओगे। इसलिए जितना हो सके उतना लेक्चर पे टाइम दीजिए, उतना पढ़िए, उतना एनसीईआरटी को रिवीजन कीजिए। ठीक है, और इस बार आपको सिलेक्शन लेना है तो लेना है, क्या करना है, सिलेक्शन लेना है तो लेना है। इस बार नीट पार, क्या करोगे इस बार, नीट पार। ठीक है, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।